नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के ध्यान में रखते हुए डीकोड एग्जाम ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया था, जिसमें आपके विभिन्न विषयों की उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लासेस होनी थी जिनसे प्रायः जो आपकी पीसीएस परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये आपकी जो क्लासेस हैं यूपीपीसीएस, आरओ प्रीलिम्स और एज वेल एज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, जो आप में से साथी देना चाहते हो उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी होंगी, है ना। क्योंकि लगभग परीक्षाओं का आयोग का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने का एक ही है। महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ ही हैं, है ना। तो इन 150 क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी तरह से उन टॉपिक्स को कवर अप करने का प्रयास किया गया है। तो ये आज आपकी विश्व के भूगोल का 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लास विश्व के भूगोल की हम कंप्लीट कर चुके हैं और 10 क्लास भारत के भूगोल की कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर ली है। आज आपके 4 बड़े सेगमेंट जो मेरे द्वारा कराए जाने थे वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। जल्द ही चैनल के माध्यम से आपको इनका एक कंपाइलेशन वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि आपने जो क्लासेस की हैं आप उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो आज हम बेसिकली जो महत्वपूर्ण नगर हैं, उद्योग धंधे हैं, पत्तन, बंदरगाह, इनसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखेंगे, इनको समझने याद करने का भी प्रयास करेंगे। इस सब के साथ साथ चूंकि लगभग अब न्यूज ऐसा है ही है कि आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए डीकोड एग्जाम आपको कोई भी आयोग की भांति ही कोई भी निर्णय नहीं देगा कि ऐसा है कि नहीं। आप उस तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। 7000 प्रश्नों की एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज, ये विशेषकर आरओ फोकस्ड टेस्ट सीरीज है ना। इसमें आपको 4000 प्लस 3000 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण जो है सिस्टम मिलेगा। इनका क्या सिस्टम है? ये 7000 प्रश्न जो है, 4000 प्रश्न तो इसमें मेंटरशिप वाले हैं। जो 100 डेज का मेंटरशिप प्रोग्राम था, 100 दिन में, 100 दिन में 3 बार रिवीजन का जिनमें हमने लक्ष्य रखा था, है ना, उन साथियों के लिए जो प्रश्न दिए गए थे 4000, 2500 प्रश्न इसमें जीएस के हैं, 1000 प्रश्न आपके हिंदी के हैं और 500 प्रश्न इसमें सीसेट के हैं। तो ये इस तरीके से क्लासिफाइड होगा। तो इनका पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस सबसे बड़ी बात, इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। उस वीडियो सॉल्यूशन का लाभ यह है कि उसके माध्यम से आप प्रश्न को हल करने के तरीके समझ पाएंगे, सवाल को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए ये आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ना आते हुए सवाल भी कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। और पूरी टेस्ट सीरीज एकदम नया पैटर्न जो आयोग का है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, उनको ध्यान में रखते हुए, मैचिंग वाले प्रश्न उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो 4000 प्रश्न तो ये हैं, प्लस 3000 प्रश्नों का एक 15 जो है फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके, जो इसके साथ बिल्कुल आपको मुफ्त हैं, है ना। 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, उनको भी आप अच्छे से जो है लगा सकते हो। और 15 फुल लेंथ टेस्ट, जैसा कि आयोग ने नया पैटर्न कर दिया है कि अब आपका आरओ के लिए एक ही पेपर होगा और वो कितने 200 प्रश्नों का होगा और 3 घंटे का होगा, है ना, 3 घंटे का होगा। ऑफिशियल नोटिस भी इसका आ चुका है। तो ये 15 टेस्ट आपके उसी फॉर्मेट में आपको लगभग मिलने वाले हैं, है ना, कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, पूरा 3 घंटे बैठिए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। ये टेस्ट, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको ऐप के माध्यम से अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये पूरा क्रैश कोर्स कर लेते हैं, मतलब 50% मेहनत आप अपनी कर रहे हैं और 50% मेहनत आप इस टेस्ट के इसके जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल रहा है इसको दे रहे हैं और टेस्ट लगा रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आपकी जो अभी की स्थिति है उससे आप 15 प्लस अंक अपने आप को ज्यादा महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ भी आपको जानना पूछना हो तो ये डीकोड एग्जाम के व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर हैं, इन पर भी आप मैसेज करके वीडियो टेस्ट सीरीज लिख के मैसेज कर सकते हैं। यहां से यथासंभव मदद जो भी होगी आपको मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 800 रुपए है ना, 800 रुपए इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है। चलिए, इतने में आपको सिर्फ 15 टेस्ट मिलेंगे। यहां आपको 4000 प्रश्न, मतलब 15 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट भी इसी के साथ उपलब्ध हो रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने उसकी। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में विभिन्न खनिज, है ना, इनसे सवाल पूछा जाता है। विशेषकर भारत के भूगोल में भी कोयला और लोहा के जो निक्षेप हैं उनसे सवाल पूछा जाता है और विश्व भूगोल में भी पूछा जाता है। चलिए, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले विश्व खनिज कोयला।
कोयला क्या है? चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया सेल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? सेल होती है आग्नेय सेल, है ना, आग्नेय सेल, दूसरी होती है अवसादी सेल, अवसादी सेल, और तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतरित सेल, रूपांतरित या कायांतरित सेल। ये 3 प्रकार की चट्टानें आपके पाई जाती हैं। आग्नेय सेल क्या होती हैं? पृथ्वी के अंदर से जब लावा बाहर निकलता है ना, मैग्मा अंदर होगा तो मैग्मा है, बाहर हो जाएगा तो वही लावा कहलाता है। मैग्मा जब बाहर आके लावा होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे जो चट्टान का निर्माण होता है वो प्राथमिक या आग्नेय चट्टान होती है, मतलब आग से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। अवसादी चट्टान क्या होती है? जो आग्नेय चट्टान है उस पे जब ताप, दाब, वर्षा, हवा इत्यादि इत्यादि का प्रभाव पड़ता है तो जिस कारण वो टूट जाती है खंड खंड में, और वो टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित हो सकती है। जैसे हवा उसकी कुछ बहा के ले जाएगी, पानी कुछ बहा के ले जाएगा, तो दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे ही लॉन्ग टर्म बाद वो जम जाती है। उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। और फिर वो अवसादी चट्टान लॉन्ग टर्म में जो है रूपांतरण उसका हो जाए तो वो रूपांतरित चट्टान कहलाती है। तो ये जो आपका कोयला है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली अवसादी चट्टान है। ठीक है, चट्टान के चूर्ण एकत्र होने से नीचे जमा होने पर, है ना, नीचे जमा होने पर क्या होता है? देखो एक मिनट, चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है, जिसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। तो अवसादी सेल को परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म और खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह परतदार चट्टानें हैं। आज एक परत जम गई, कल को वहां कोई जीव मर गया, है ना, कोई पेड़ पौधा दब गया, फिर ऊपर से दूसरी परत आ गई, तो परतदार चट्टान है। क्योंकि एक साथ तो अक्षय पर्दन होगा नहीं आग्नेय चट्टानों का, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होकर जमा होगा, तो ये परतदार चट्टान भी हम इसको बोल सकते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? अवसादी चट्टान की बात हो रही है या परतदार चट्टान की? अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर कोयले को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। एंथ्रेसाइट मैंने आपको बताया था, इधर की साइड आ जा, हमारी साइड आ जा, क्यों? क्योंकि तू सबसे बढ़िया है। तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 90 से 95% होता है। दूसरा बिटुमिनस होता है, कोयले का दूसरा रूप है। तीसरा लिग्नाइट कोयला होता है ना, और चौथा जो कोयला है ये पीट कोयला होता है। ये निम्न स्तर का है, तो निम्न है इसलिए इसे पीट लेंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, बॉडी सॉडी इसकी है नहीं इसलिए पिट जाएगा बेचारा। ठीक है, चलो, तो पीट कोयला, तो 4 प्रकार के कोयला हो गए। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया, तो एंथ्रेसाइट हमारी साइड आ जा, है ना। चलो, इसमें कार्बन का अंश 40% से कम होता है। पत्थर के कोयले को एंथ्रेसाइट कोयला भी कहा जाता है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है ना वो एंथ्रेसाइट है, इसीलिए कहते हैं एंथ्रेसाइट। हमारी साइड आ जा, क्यों? बढ़िया आदमी को आप अपनी साइड बुलाना चाहते हो। यह सर्वोत्तम कोटि का होता है ना। चलिए, फिर जो है इसमें बिटुमिनस कोयले में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, इसके बाद चीन और भारत है। ये जो खनिज के स्थान संबंधी डेटा है ये आप अपनी किताबों में से भी मत पढ़ा करिए। ठीक है, केवल बेस देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका डेटा चेंज होता रहता है, आपके परीक्षा में इनमें दिक्कत हो सकती है। अगर आप पुराना डेटा याद करेंगे तो उस समय परीक्षा के समय पे, परीक्षा से 1 आध महीने पहले तमाम स्रोत, तमाम चैनल, हमारे चैनल पर भी एक जो ऑथेंटिक स्रोत से एक बढ़िया सी वीडियो आती है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते चलो। चीन में कुछ कोयला क्षेत्र हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। शांसी, शेंसी, कासू, होनान प्रदेश, मंचूरिया पूछा जाता है। तो चाइना में ये पूरा चाइना वाला एरिया है, तो इसमें जो मंचूरिया है यहां पड़ता है ना। शेंसी, शांसी आप लगा लोगे, सिचुआन लगा लोगे क्योंकि ये चाइना के हैं, है ना। इनके नाम ही ऐसे हैं कि आप अपने आप लगा लोगे। मंचूरिया याद रखना, मंचूरिया चाइना का पूछा जाता है, क्या है? कोयला क्षेत्र है। फिर उत्तरी अमेरिका में कौन से क्षेत्र है? तो उत्तरी अमेरिका में जो एप्लेशियन क्षेत्र है, ये एप्लेशियन पर्वत यहां मिलता है, एप्लेशियन क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, तो ये रहा रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है,
प्रशांत तटीय क्षेत्र, तो प्रशांत के तटीय क्षेत्र कौन सा होगा, इधर वाला, क्योंकि ये तो अटलांटिक है तो ये रॉकी क्षेत्र वाला ही प्रशांत तटीय क्षेत्र हो जाएगा। आंतरिक क्षेत्र में क्या है, मिशिगन, मिसौरी, अयोवा, टेक्सास आदि, तो ये यहां मिसौरी, मिशिगन, टेक्सास आदि ये क्षेत्र भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे ज्यादा कोयले की मात्रा दामोदर और सोन नदी, महानदी, गोदावरी इन सब में मिलती है। ये रानीगंज जो वाला एरिया है तो दामोदर और ये महानदी ये सब इसी साइड की है, मतलब मैं कहूं आपसे पूर्वी घाट की नदियां हैं, दामोदर, महानदी इन सब में मिलता है, गोदावरी घाटी। फिर सतपुड़ा क्षेत्र में मिलता है, थोड़ा सा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो है, यहां वाला पूर्वी हिमालय का क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वत, मतलब मध्य भारत जो प्रायद्वीपीय खंड है भारत का, वो जो है प्रायद्वीपीय खंड में कोयला क्षेत्र और बेसिकली महानदी, गोदावरी इनको याद रखोगे, दामोदर नदी घाटी ये है। यूक्रेन में डोनोट्स जो है बेसिन जो है वो यूक्रेन का कोयला क्षेत्र है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखोगे। रशिया के, रूस के जो है कुजनेट्स हैं, तो डोनेट्स जो है यूक्रेन का कैसे याद रखोगे, जैसे याद रख लेना कि यूक्रेन को आजकल क्योंकि रशिया से लड़ाई चल रही है तो सब डोनेट कर रहे हैं कि तू हमसे हथियार ले जा, तू हमसे पैसा ले जा, तू हमसे सैनिक ले जा, है ना, जो रशिया के विरोधी कंट्री हैं वो अंदर खाने कर रहे हैं। तो डोनेट्स जो है वो कहां का है, वो आपका यूक्रेन का है। फिर कुजनेट्स पूछा जाता है, रशिया का है। इटवस्टस्क पूछा जाता है, रशिया का है ना। और ये यूराल बेसिन पूछा जाता है, रशिया का है। साइबेरी और मास्कटोला या मांकटोला भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ये सब रशिया के हैं। कजाकिस्तान का करागांडा बेसिन जो है, कजाकिस्तान वाला एरिया, ये डोनाट्स और ये सब रशिया के रहे, डोनबास है ना, यूराल क्षेत्र, कुजनेट्स क्षेत्र, करागांडा बेसिन ये जो रहा, करागांडा बेसिन ये किसका है, कजाकिस्तान का है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। इनके याद करने का एक ही तरीका है कि इनको बार बार देखो, है ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार देखोगे और इनसे संबंधित जो पूर्वावलोकन के प्रश्न हैं, जो पीवाईक्यू हैं, उन पे थोड़ी सी मजबूत पकड़ बना लेनी है। सवाल अगर इनसे पूछा जाएगा तो या तो पीवाईक्यू का ही कंबाइन होके मैचिंग में पूछ लेगा, अन्यथा जो क्षेत्र किसी कारण से चर्चा में रहा होगा वहां से पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रशिया और यूक्रेन चर्चा में है, इनसे पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जर्मनी में जो है, जर्मनी का रूर घाटी आपको पता ही है ना, खनिज और खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का जो छोटा नागपुर पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश इसीलिए कहा जाता है, तो जर्मनी रूर, ये तो आपको याद ही होगा। और जर्मनी सैक्सोनी जो है, सैक्सोनी भी बहुत बार पूछा गया है, सैक्सोनी कहीं सैक्सनी लिखा मिलेगा, तो सैक्सनी भी जर्मनी का है, ठीक है। चलिए इसको याद कर लेना कैसे भी। ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया के, तो ये तो किसी ना किसी क्षेत्र की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया में, जो उनके डिवाइडेशन है वहां, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखोगे। पोलैंड, पोलैंड में कोई नहीं पूछा गया है अभी तक, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यॉर्कशायर जो है, डर्बीशायर है ना, नारगम्बरलैंड, दक्षिणी वेल्स, क्वाइंस घाटी, लंकाशायर, तो ये शायर वाले याद रखना, शायर वाले, लंकाशायर बहुत पूछा गया है, यॉर्कशायर और ये डर्बीशायर, तो ये शायर वाले जो हैं ये कहां हैं, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना। और सब कोयला क्षेत्र चल रहे हैं, इधर देख लो, ये सब इंग्लैंड में, लंकाशायर है ना, जो है सार नदी क्षेत्र, रूर बेसिन ये आपके जर्मनी वाला है, ठीक है। फिर जो है ये सब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, है ना। चलिए फिर फ्रांस में नॉर्द और लारेन, तो लारेन क्षेत्र मैंने आपको कई बार याद कराया, लारेन बहुत पूछा गया है। तो लारेन बिश्नोई, जब सिद्धू मूसेवाला का केस हुआ था तो लारेन क्या हुआ था, फ्रांस फंस गया था, तो लारेन और फ्रांस ऐसे याद रख लेना, ये बहुत पूछा गया है, पीवाईक्यू में देखोगे बहुत पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका, नटाल तो आपको याद है ही है ना, क्यों, क्योंकि गांधी जी से कनेक्ट करके दक्षिण अफ्रीका में ही कर रहे हैं, नटाल, ठीक है। तो ये जो था फ्रांस वाले ये रहे, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, तो ये सब जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं, नटाल कई बार पूछा गया है। फिर आ जाते हैं लौह अयस्क पे। लौह अयस्क क्या है, लोहा मतलब जो लोहा वैसा तो है नहीं आपकी पूरी कहीं लोहे की रॉड दुबकी हुई है, पृथ्वी में से गए निकाल लाए, बोले लो मम्मी में रॉड निकाल लाया, ऐसा तो है नहीं। लोहा अयस्क के रूप में मिल रहा है, ठीक है। जैसे कोयले के टुकड़े मिलते हैं ऐसे ही लोहे के भी टुकड़े मिलते हैं। फिर धातु शोधन विधियों से तमाम उनको जो है प्यूरिफाई किया जाता है। तो पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु अगर आपसे कोई पूछे कौन सी है, लोहा। ध्यान रखना गर्भ की बात हो रही है, पृथ्वी की परपटी की बात नहीं हो रही है, भू परपटी की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है, लोहा है। क्यों, क्योंकि वो उसकी गर्भ की संरचना ही क्या है, NiFe, मतलब वहां निकिल है और फेरम है, यही दो चीजें हैं।
चलो, इसके पश्चात क्रमशः निकेल व एल्यूमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। अब भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जा रही है? एल्यूमिनियम पाई जा रही है। ध्यान देने योग्य बात है भाई, है ना। पृथ्वी के गर्भ में या जो है कोर में पूछे तो कौन सी है? तो लोहा है। भूपर्पटी पे पूछे तो कौन है? एल्यूमिनियम है। क्यों? इसकी जो है पृथ्वी की ऊपरी परत SiAl सियाल ही होती है, तो Al से एल्यूमिनियम हो जाता है। ठीक है, चलिए। लौह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में मिलता है, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, औद्योगिक क्रांति की प्रगति के साथ लौह खनिज के उत्पादन भी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है और बड़ी बड़ी मशीनें, कलपुर्जे इत्यादि किससे बनेंगे? लोह से ही बनेंगे। विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन में शीर्ष देश इस प्रकार है, तो ये आपको करंट से देखना है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जा रही है वो कौन सी धातु है? वो लोहा है। और भूपर्पटी में पूछे तो क्या है? एल्यूमिनियम है। चलिए, लौह अयस्क क्षेत्र विश्व के कौन कौन से हैं इनको भी देख लो। चीन के तो ऐसे हैं, अनशान, चांगलिंग, पेंकी, शांतुंग, ये तो आएंगे भी तब भी ऐसे ही लगा लोगे। ब्राजील के जो है माउंट इटावेरा, तो इसको याद रखोगे, ब्राजील का क्षेत्र है माउंट इटावेरा, मतलब अब लोहा निकल रहा है, ये है इटावरा क्षेत्र, लोहा निकल रहा है। तो वो कैसा होगा? लोहा, मैंने आपको मास्टर ने याद करो, मास्टर क्या बता रहा है? लोहा ईटा की फॉर्म में निकल रहा है ना। लोहा ऐसे नहीं निकल रहा कि लोहे की रॉड, तो इटावरा मतलब इटावरा किसका क्षेत्र है? लोहे का क्षेत्र है। और कहां है? ब्राजील में है, ऐसे ध्यान रख लोगे। फिर ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा, गोल्डम नदी, हेम्सले, है ना, मिडिल बैंक रेंज, अराइन, सिडनी क्षेत्र पूछा जाता है। सिडनी क्षेत्र को याद रखना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया तो याद रह जाएगा आपको, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी नहीं है, कैनबरा है, याद रखना। चलो, सिडनी क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये याद रखना क्या है? लोहे का है। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोहा और कोयला वाले क्षेत्र में। बेसिकली आपसे क्षेत्र पूछे जाते हैं, देश के साथ मिलाओ, तो उसमें कंफ्यूजन थोड़ा हो तो जाता ही। अब लोहा पूछ ले तब थोड़ी सी दिक्कत रहती है, या कोयला स्पेसिफाई करके पूछ ले तब थोड़ा सा दिक्कत है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि इस वीडियो को ही आप 3-4 बार देख लीजिए, है ना। आप पूर्वावलोकन पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर आप जो है पूर्वावलोकन वाले प्रश्न जो है PYQ कई बार रट लीजिए, तो सवाल बनेगा तो या तो चर्चा वाले जगह से बनेगा या PYQ से बनेगा। वेरी सिंपल। चलो, यूक्रेन का किब्रॉय जो है वो यूक्रेन का जो है लोहा क्षेत्र है, इसको भी याद रखोगे। किब्रॉय रॉय, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है। तो डोनेट्स्क जो है सब उसको डोनेट कर रहे हैं, वो कोयला क्षेत्र था। और किब्रॉय, है ना, क्या हुआ बॉयज से पूछ रहे हैं। चलो, रूस का मैग्नेट पर्वत, तो आप वैसे ही लगा लोगे भाई मैग्नेट है तो क्या होगा? लोहा से ही संबंधित होगा, है ना। निजनी, तातिल, इवदेल, गोराना, शैया, करचंतरी पूछा गया है। कुर्स, नीपर नदी क्षेत्र पूछा गया है ना, नीपर नदी क्षेत्र। बक्चार और टोमस्क प्रदेश पूछा गया है। नोवेसिबिर्स्क भी, ये भी पूछा गया है। तो ये रशिया के भी याद रखोगे तो मैग्नेट तो आपको याद ही हो जाएगा। मैग्नेट के बाद नीपर नदी क्षेत्र याद रखना। नीपर नदी मैंने आपको नदी वाले में भी याद कराया था। रशिया की महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? नीपर। बोले यहीं पर रह जा, नीपर, है ना। चलो, तो नीपर नदी। कजाकिस्तान अतासुस्की, ये जो बालखस झील है, ये भी मैंने आपको जब झील पढ़ा रहा था तो बताई थी, कजाकिस्तान में, है ना। बालकस झील जो है उसको भी थोड़ा सा याद रखोगे। बालकस झील, तो बालकस झील के आसपास ही क्या है? लोहा क्षेत्र है कजाकिस्तान में, अतासुस्की। फिर मलेशिया आपके इधर पर जाता है नीचे, साउथ क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में। मलेशिया में त्रिगोनो, पेराक और केलंतान और जोहर, ये पूछे नहीं गए हैं, है ना। चलिए, आपको चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, किब्रॉय बहुत बार पूछा गया है, रशिया वाला याद रखना है। उत्तरी कोरिया में मुसान क्षेत्र है, ये पूछा गया है कई बार। मुसान जो क्षेत्र है ना, उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाले का मुंह क्या है? सना हुआ सा है, अजीब सा मुंह है, ऐसा चौड़ा सा गंदा सा, है ना। तो वो क्या है? मुसान, मतलब मुंह सना हुआ है, ऐसे याद रख लेना। और लोहा, भाई सबसे लोहा ले लेता है वो, तो इसलिए लोहे वाला क्षेत्र है। तुर्की दिवरीगी, है ना, तुर्की दिवरीगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के याद रखोगे, ये बहुत पूछे गए हैं, है ना। सुपीरियर लीग झील प्रदेश जो है, अब सुपीरियर झील को याद करो। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील थी क्योंकि सुपीरियर है, और भाई लोहा भी है सुपीरियर वाला मिल रहा है, तो सुपीरियर झील क्षेत्र। मेसाबी रेंज, है ना, इनमें बर्मिलियन, क्यूना, गोजेबेक, मारकोटी, मिनोमिनी, ये सब। और एंडीराक पहाड़ी, तो एंडीराक पहाड़ी न्यूयॉर्क। आयरन माउंटेन याद ही हो जाएगा आपको, ध्यान ही रख लोगे, है ना। और बर्मिंघम क्षेत्र, बर्मिंघम बहुत बार पूछा
गया है, और सुपीरियर झील क्षेत्र बहुत बार पूछा गया है। सुपीरियर झील क्षेत्र तो याद रखना, अब यहां लोहा है तो इसी के किनारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र विकसित होगा, अभी आगे देखेंगे नगर और उद्योग में। तो इनको भी थोड़ा फैक्चुअल क्लास तो है, लेकिन आपको याद करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ जितना महत्वपूर्ण हो सकता है उतना बताता चलता हूं। साथ में पीवाईक्यू ढंग से कर लो, सवाल वहीं से बन जाएगा, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो, या फिर जो क्षेत्र चर्चा में होगा वहां से। सफरविल कनाडा का क्षेत्र है, फिर स्वीडन किरूना ग्लेवियर, ये नहीं पूछे गए। स्पेन का याद रखोगे बिलबाओ और पिरेनीज, है ना। तो पिरेनीज पर्वत भी है स्पेन और फ्रांस में, मैंने आपको बताया स्पेन उसको पेन हुआ, उसको फ्रांस के साथ पिरो दिया, तो पिरेनीज। और कि बिलबाओ, तो बिलबिला गया भाई, बिलबाओ, है ना, तो बिलबाओ क्षेत्र भी आपके किसका है, ये भी आपके क्या कहते हैं, स्पेन का है भाई। पेन होगा, पेराओगे उसको, है ना, पेरोया है, पिरेनीज और बिलबाओ। नॉर्वे बारवेर क्षेत्र, वेनेजुएला सेरी बोलीवार और एल्पाओ। दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल और पोस्ट मास्टरबर्ग, ये पूछा जाता है। नटाल तो हमने देख लिया, ये लोहा कोयला दोनों के लिए है, तो ये थोड़े से ध्यान रखना, जो भी महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तांबा देख लेते हैं, तांबे के कुछ महत्वपूर्ण। तो चिली, ये जो दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो ये है, यहां देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है ना चिली वाला, ये विश्व में तांबे के लिए बहुत फेमस है ना, तांबे के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्या है, चिली, पेरू, सीपी, ये 3 देश है वहां। तांबा ट्रायंगल उसको बोलते हैं, अभी मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। चिली, चुइकमाटा, ये चिली का है, बहुत पूछा गया है। अल साल्वाडोर, ये भी चिली के आसपास का क्षेत्र है, तो ये याद रखना तांबा उत्पादक क्षेत्र है, चुइकमाटा और अल साल्वाडोर। पेरू का ट्वेकेपाला और सारापाक्सो, ये भी पूछे गए हैं। इनका एक ही तरीका है, बार बार इन्हें देखो तो और इनके सवाल कर लो, याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। चलो, मेरेंसी कई बार पूछा गया है, यूएसए का, और बिघम को याद रखोगे। कनाडा का सडबरी क्षेत्र, ब्रिटेनिया ब्रिटेन लगा देते हो, कनाडा का है, याद रखना इसको भी। ऑस्ट्रेलिया कोबार्ट, माउंट लॉयल, माउंट ईसा, ये कई बार पूछे गए हैं। माउंट लॉयल, माउंट ईसा, तो ईसा तू मेरे लिए लॉयल रहेगी ना, बोले बिल्कुल रहूंगी, तो ऑस्ट्रेलिया लेके चल मुझे, है ना। और तांबे की चूड़ी पहनवा देना, कैसे भी याद कर लो, तो ईसा, लॉयल, ऑस्ट्रेलिया और चूड़ियां तांबे की। चलो, अफ्रीका कटंगा प्रदेश कई बार पूछा गया है ना, ये कांगो से लेके जाम्बिया तक फैला हुआ है अफ्रीका में, कई देश इसमें कवर हो जाते हैं। तो कटंगा क्षेत्र किसके लिए फेमस है, कटंगा तांबे के लिए फेमस है, ठीक है। तांबे के तार होते हैं, वो कटने में बड़ी दिक्कत होते हैं, कटंगा तांबे के तार अफ्रीका में है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ सोने पे, कुछ सोना देख लो, है ना सर, यही तो हम देखना चाहते थे। देखो भाई, विश्व में सोने की प्राप्ति 2 प्रकार के स्रोतों से होती है। प्राकृतिक स्वरूप में सोना क्वार्ट्ज की शिराओं में मिलता है, सेल स्वर्ण के रूप में मिलता है। क्वार्ट्ज भी एक खनिज है, उसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। तो 2 रूप में सोना मिलेगा, क्वार्ट्ज और प्लेसर। आपसे मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आ सकता है, निम्नलिखित में से किसके रूप में सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी प्लेसर, ऑप्शन टी कोई और दे देगा, किसी और का एक्स दे देगा, फिर ऑप्शन डी में कुछ और दे देगा, फिर कहेगा कौन सी सही है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो ध्यान रखना, प्लेसर और क्वार्ट्ज के रूप में सोना मिलता है, तो प्लेसर और क्वार्ट्ज याद रखना। फिर आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है, मतलब उसके यहां सबसे ज्यादा खाने हैं, ठीक है। चलिए, यहां लगभग 70% सोना है। विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने कालगुरली और कालगार्डी, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। माउंट मोर्गन सोने के उत्पादन किया जा रहा है, ये याद रखना थोड़ा सा। कालगुरडी और कालगार्गी, है ना, गुरली और कालगार्डी, ये दोनों आपके कहाँ हैं, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, और क्या है, सोने की खाने हैं, ठीक है। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युवा क्षेत्र, डैकोटा क्षेत्र, ब्लैक हिल्स, तो ब्लैक हिल्स को याद रखोगे। यूएस का कई बार पूछा गया है। साल्ट लेक अलास्का मुख्य रूप से स्वर्ण के क्षेत्र हैं। कनाडा में क्यूबेक और ओंटारियो, है ना, ओंटारियो, तो ये झील है ओंटारियो, तो कनाडा में क्यूबेक और ओंटारियो प्रांत सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। चीन के कोई बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, बॉक्सबर्ग, इनको याद रखोगे थोड़ा सा। चलिए, तो ये बस महत्वपूर्ण है,
इतना चीज इनमें से महत्वपूर्ण है, इतना फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट याद रखोगे। कालगुर्डी कई बार पूछी गई है, कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सोने की चीजें संरक्षित हैं। चलिए अब आ जाते हैं पेट्रोलियम पे। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है। देखो पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है। पेट्रोल क्या है? उसके शोधन के उपरांत आपको मिला है, उसके रिफाइनमेंट के बाद आपको मिला है। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें उत्पादित की जाती हैं। सड़क पे आपने पढ़ते देखा होगा कुल तार वो होता है। हम सरकारी स्कूल के बालक हैं, जहां सड़क पड़ रही होती थी कुल तार कभी होता था, भाई कितने कपड़े चुपका के खराब किए, और वो बदतमीज टाइप का करेक्टर होता है, छुटता भी नहीं है कपड़ों पे से। तो कुल तार, ठीक है, कुल तार निकलता है, मिट्टी का तेल, मोम, हवाई जहाजों के ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम के उप पदार्थ हैं। तो पेट्रोलियम जो है एक तरल पदार्थ होता है, हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। यह विभिन्न रसायनों के मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त, विशेषकर बलुआ और चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों, दरारों में संचित रहता है। रोमानिया वाणिज्यिक कुआं सबसे पहले रोमानिया में खोदा गया था 1857। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल का उत्पादन जो है इतना उस समय से मिलता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार कच्चे तेल के भंडार इतने प्रतिशत के स्थान पर शीर्ष है। मध्य पूर्व, आपको पता है ये वाला एरिया, मध्य पूर्व वाला एरिया, जहां आजकल क्या चल रहा है, आजकल जो है उठापटक चल रही है, ये मध्य पूर्व, माफ कीजिए, ये मैंने यूरोप वाला क्षेत्र दिखा दिया, मध्य पूर्व ये है ना, यहाँ आजकल उठापटक चल रही है। किस वजह से? तमाम आपको वजहें पता है ना, मैं तुझ पे गोली मारूं तो मुझ पे बम फेंक, यही सब चल रहा है। तो मध्य पूर्व जो है, रोमानिया एज ए फैक्ट याद रखोगे। पेट्रोलियम विविध चीजों का मिश्रण होता है, ये याद रखोगे। सबसे पहला कुआं खोदा गया रोमानिया में, ये याद रखोगे। और विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादन क्षेत्र है पेट्रोलियम का वो मध्य पूर्व है, ठीक है। चलिए अब यूरेनियम देख लो। यूरेनियम की खोज इतने में हुई थी, ये नामक अयस्क। अब पिचब्लेंड याद रखना किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। कई बार सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम का अयस्क है? तो पिचब्लेंड, या पिचब्लेंड किसका अयस्क है? अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं, यूरेनियम और थोरियम। मतलब इन दोनों से ही नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, और ये अभी भी है, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भंडार बहुत ज्यादा है, तब तक बेच बाच के अपना खत्म ना कर ले। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर और सब आ जाते हैं, जबकि भारत का 9वां स्थान है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अगर पूछ ले कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में। देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया कितना रिच हो सकता है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं, सोने के सर्वाधिक भंडार हैं। कालगुर्री जो वो थी गुफाएं, मतलब या खनिज क्षेत्र जो है सोने के, वो कहां है? वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार थोड़े से महत्वपूर्ण, और यूरेनियम का भी जो है सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। चलिए किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो स्थित ये खदान से यूरेनियम का उत्पादन किया। तो बहुत सारी चीजें हैं इनमें। यूरेनियम में एक क्या याद रखोगे? पिचब्लेंड याद रखोगे। दूसरी चीज याद रखोगे, सबसे ज्यादा उत्पादन कजाकिस्तान करता है। तीसरी चीज याद रखोगे, सबसे ज्यादा किसके पास है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास संरक्षित है। चलिए अब आ जाते हैं नगर और महत्वपूर्ण उद्योग। कहां के हैं देखते चलो। जैसे डेट्राइट जो नगर है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और यही डेट्राइट सुपीरियर लेक के पास है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कई बार सवाल। ऑटोमोबाइल मतलब आपके ये जो जितने भी ये सब बन रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रक, फलाना ढीका, कारवार, ये सब। चलिए शिकागो जो है वो आपका मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है ना, शिकागो मांस है। लॉस एंजल्स जो क्षेत्र है ना, वो किसके लिए है? एयरक्राफ्ट और फिल्म के लिए। तो आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे फिल्म महोत्सव लॉस एंजल्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो है फिल्म मेकिंग का स्थान, जैसे भारत में मुंबई, ऐसे ही लॉस एंजल्स है, ठीक है। तो डेट्राइट किसके लिए हो गया? ऑटोमोबाइल के लिए हो गया। दूसरा शिकागो किसके लिए हो गया? मांस प्रसंस्करण के लिए हो गया। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए है? तेल शोधन और कंप्यूटर और जलपोत, है ना। तो सैन फ्रांसिस्को को याद रखोगे, तेल शोधन, कंप्यूटर और जलपोत, ठीक है। जलपोत मतलब बड़े बड़े जहाज, तेल शोधन मतलब पेट्रोलियम इत्यादि शोधन हो रहा है, इसे मुंबई हाई के आसपास होता है, और कंप्यूटर इत्यादि। हॉस्ट्यून जो है तेल और प्राकृतिक गैस। पेरिस जो है परिवहन और एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। फिर एम्स्टर्डम कई बार पूछा गया है, जलपोत निर्माण। तो एम्स्टर्डम बंदरगाह है ना, वैसे भी बंदरगाह भी है, और नीदरलैंड का है, जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। मॉस्को जो है रूस का, वो किस लिए है? धातु, रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए। चेलिया ब्लिंक्स किसके लिए फेमस है? बेसिकली ये धातु
शोधन के लिए फेमस है, चेलियाब्लिंक्स, कई बार पूछा गया है ना, चेलियाब्लिंक्स। तो ऐसे जैसे धातु शोधन करते हैं, कुछ जलाओगे तो चिलबिली सी खुशबू नहीं, अजीब सी जो है महक आती है, तो चेलियाब्लिंक्स कई बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, इसको याद रखोगे। मैग्नेटोगोर्स, लोहा और इस्पात, अभी देख के आए थे हम, लोहा का क्षेत्र है मैग्नेटो नाम से ही स्पष्ट है, मैग्नेटोगोर्स, ठीक है। अनशन, तो अनशन टनटन ऐसे मैंने याद कर रखा था, काय का क्षेत्र है, चाइना का क्षेत्र है, अनशन टनटन, और टनटन क्या बोलेगा, किसी पर टक 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 करोगे लोहा बोलेगा सर, तो लोहा इस्पात केंद्र है। शंघाई जो चाइना का है वो किसके लिए है, वस्त्र और मशीनरी, तो शंघाई से याद कर लो, सगाई और सगाई होगी तो क्या होगा, वस्त्र लाओगे, बस वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वुहान जो है जलपोत और लोह इस्पात। फ्रैंकफर्ट को याद रखोगे, जर्मनी का, इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए। दूसरा परिवहन के लिए कौन सा था, पेरिस फ्रांस का, ठीक है, और ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट। फिर आ जाओ एसन, एसन किसके लिए है, लोह इस्पात के लिए, ये ज्यादा नहीं पूछा गया है, जिनको मैं येलो कर रहा हूं, यही आपसे पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको मैं अभी रिवाइज के उसमें भी आपको यही एक बार और बता दूंगा। फिर मिलान जो है इटली का, वो किसके लिए है, वो रेशम वस्त्र के लिए, तो यहां से फिर याद रखो, मिलने जाओगे किसी से तो क्या पहन के जाओगे, रेशम के वस्त्र, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है बार बार पूछे गए वो तो मैं आपको ट्रिक से याद करा ही दूंगा, ठीक है। चलो, वेनिस जो है, इटली का वेनिस जो है वो कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, वेनिस, ठीक है। तो वेनिस जो है बढ़िया कांच के जो है मामला बढ़िया मिलता है। तुरीन इटली का मोटर वाहन। साओ पोलो ब्राजील में कई बार पूछा गया है, साओ पोलो इवन एक बंदरगाह भी है, ब्राजील के आसपास पड़ता है, हाँ, ब्राजील मतलब दक्षिणी अमेरिका में है ना, ब्राजील पड़ रहा है दक्षिणी अमेरिका में, वहां पड़ता है आपका साओ पोलो बंदरगाह। और साओ पोलो क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। कैसे याद रखोगे, साओ पोलो, बोले आओ पी लो, बोले क्या पिला रहे हो, कॉफी पिला रहे हैं भाई, तो साओ पोलो कई बार पूछा गया है। रियो डी जेनेरियो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वस्त्र और कॉफी उद्योग के लिए। मराकाइबो, मराकाइबो लेक है कहां, वेनेजुएला में, ये भी दक्षिण अमेरिका जो पड़ता है ना, यहां पड़ता है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में यहां पे है, तो ये लेक बिल्कुल कोने पे वेनेजुएला के उत्तरी साइड है ना, मराकाइबो लेक, मराकाइबो भी है ना, मराकाइबो झील भी है, और ये बड़ा बंदरगाह भी है, और तेल के सबसे बड़े भंडार भी हैं मराकाइबो में, मतलब विश्व के सबसे बड़ा तेल भंडार मराकाइबो में है, तो तेल शोधन के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड का कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। डूंडी, तो जूट की डंडी होती है ना, डूंडी सी, स्कॉटलैंड का जूट उद्योग के लिए। हवाना को याद रखोगे, सिगार उद्योग के लिए, तो हवाना मतलब सिगार अगर कोई पी रहा है और हवा तेज तेज चल रही है तो जल नहीं पाएगा, तो सिगार उद्योग, हवाना, बोले हवा नहीं चाहिए बिल्कुल तब जल पाएगा। नगोया, नगोया को याद रखोगे, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, बहुत पूछा गया है, जापान का नगोया है ना, नगोया मतलब नया लेके आऊंगा, क्या लाएगा, नया गाड़ी लाऊंगा, ऑटोमोबाइल, नगोया, ठीक है। नगोया वस्त्र उद्योग भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन दोनों को ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अबादान, अबादान ईरान का है, तो ये तो आप कॉमन है, तेल शोधन के लिए है। स्टॉकहोम जल पोत के लिए है। किब्रॉय रॉक, ये यूक्रेन का है, इसको जरूर याद रखना, लौह इस्पात के लिए फेमस है। किब्रॉय रॉक, तो रॉक है, रॉक्सा है, तो लोह के लिए ही फेमस होगा, है ना। ये बार बार जब आप देखोगे ना, बार बार इनके पीवाईक्यू करोगे तब आपको चीजें याद रहेंगी। और ये मत सोच के जाना कि पेपर देने से पहले जा रहे हो तो लाओ सारे क्षेत्र अभी मैं अपने दिमाग में फेल लेता हूं, याद ही नहीं आएंगे। पेपर की शक्ल देख के आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे करके कनेक्ट था, ठीक है। रिवाइज करो बस बार बार। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना बहुत बार पूछा गया है, जलपोत निर्माण के लिए है। कोपेनहेगन को याद रखोगे, कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, डेनमार्क का। डेनमार्क वैसे भी डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, प्रति गाय अगर वहां दूध देखोगे तो सर्वाधिक है। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्रति गाय दूध जो है डेनमार्क में है। डेनमार्क, कोपेनहेगन अगर आपको पता है डेनमार्क में है तो आप अपने आप दुग्ध उद्योग के लिए लगा दोगे। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोत पत्तन बंदरगाह जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, और कहां कहां हैं, इनसे भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पत्तन बंदरगाह होते क्या है ना, क्या क्या सिस्टम है इनका। तो समुद्री मार्ग जो है देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम और प्रचलित माध्यम है। मतलब विभिन्न, देखो विश्व के मैप पे देख लो एक बार, समुद्री व्यापार कैसे हो रहा है। देखो ये दो बड़े धड़े हैं, मतलब अमेरिका और इधर यूरोप। तो ये अटलांटिक मार्ग जो है ना, ये अटलांटिक क्षेत्र है। अटलांटिक विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। क्यों? क्योंकि दो बड़े बिजनेस ओरिएंटेड उनके यहां ट्रेड हो रहा है ना। इसी तरीके से अब अमेरिका से कोई चीज इधर भेजनी है, रशिया या इधर नो, तो ये जो प्रशांत है इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हिंद महासागर, ये सब, तो ये व्यस्ततम जलमार्ग अगर कोई पूछे अटलांटिक, और अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये है। तो यह है पत्तन बंदरगाह। अब मान लो जहाज चल रहे हैं, कहां पे आकर रुकेंगे? छत पे आकर थोड़ी रुकेंगे। बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह ऐसे होते हैं, ये समुद्र का किनारा है, ये जहाज कहीं से आ रहे होंगे, यहां ऐसी संरचना बनाई जाती है कि ये यहां आके ठहरते हैं, रुकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अपने प्रदेशों को रेल मार्ग अंतर, फिर यहां से जो है अंदर जब भेजना है, मान लो भारत में मुंबई कोई चीज आ गई विदेश से, अब अंदर कैसे भेजोगे? रेलगाड़ी इत्यादि इत्यादि, रोड इत्यादि तमाम चीजों से भेजी जाती है। शीर्ष 5 बंदरगाह कौन से हैं? यद्यपि ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तो यही है। शंघाई है, सिंगापुर है, निवागो झांगवान है चीन का, और शेनझेन है। ठीक है, चलिए। अंतराप 2 बंदरगाह बड़े और याद रखना जिनका भारत संचालन कर रहा है विदेश से लेके। एक तो है आपका म्यांमार का सितवे पोर्ट, ये कहां है? म्यांमार, पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रखना। दूसरा है चाबहार, जो ईरान का है, चाबहार पोर्ट ईरान का। इनसे क्या होता है, हम इन बंदरगाहों का संचालन कर रहे हैं, पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी सामरिक स्थिति वहां महत्वपूर्ण हो गई है ना, हमारी वहां सेना रहेगी, इत्यादि इत्यादि चीजें रहेंगी। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर आगे आ जाओ। अंतरापो पत्तन द्वारा एक देश से माल किसी अन्य पर भेजने वाले का कार्य संपन्न किया जाता है विश्व बैंक के अनुसार। सबसे शीर्ष 5 देश देखो, चाइना तो रहेगा ही, और चाइना का भी कौन सा? शंघाई पोर्ट जो है। और शंघाई किसके लिए फेमस है? मैंने आपको बताया, शंघाई मतलब सगाई, सगाई होगी तो क्या पहनोगे? वस्त्र पहनोगे, तो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए। फिर पोर्ट ऑफ काल बेपत्तन, जहां पोर्ट ऑफ कॉल किसको कहते हैं? तो वे जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी इत्यादि इत्यादि का संग्रहण करते हैं, पोर्ट ऑफ काल कहा जाता है। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अदन की खाड़ी कहां पड़ती है? ये वाला जो एरिया है भाई, इस एरिया में इतना चिंता इस समय क्यों है भाई? इस एरिया में जो ईरान ने इजराइल वगैरह पे हमला कर दिया है, क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि पूरे यूरोप का भूमध्य सागर से होते हुए सुएज नहर से लाल सागर, इधर का पूरा व्यापार होता है। अदन जो है बीच का स्टॉपेज है, तो ये यहां सब दिक्कत हो जाएगी, इसकी वजह से जो है चिंता का विषय है। तो अदन जो है किसका उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। विश्व में मराकैबो जो वेनेजुएला, जो एक झील भी है, तेल का बड़े भंडार भी है। अस्खीरा, त्रिपोली, कोलकाता मतलब भारत वाला प्रमुख पत्तन है, जहां टैंकरों में तेल भरने और उन्हें खाली करने की सुविधा है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका पर्याप्त भंडारण है। मराकाइबो पत्तन वेनेजुएला की मराकाइबो झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मराकाइबो, इसको ध्यान रखोगे। ये अगर दक्षिण अमेरिका है, ये वेनेजुएला है, यहां पड़ती है लेक मराकाइबो, है ना, इसको ध्यान रखोगे। इस जलडमरू मध्य का, और ये 55 किलोमीटर लंबे जलडमरू मध्य द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है, मतलब समुद्र से खुला हुआ है। तो ऐसे करके थोड़ा सा चारों तरफ भाग है, झील भी है। मान लो झील कैसे होगी? देखो, ये मान लो वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला है, तो यहां से इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा गैप है, चारों तरफ से ये वेनेजुएला की भूमि से घिरा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा गैप है, तो ये लेक मराकाइबो भी बन जाती है, पत्तन भी बन जाता है, सब चीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मराकाइबो झील खनिज तेल के भंडारों से संपन्न है। ये हम पीछे अभी देख ही आए हैं, जहां हमने नगर और उद्योग देखे थे। सेंटोस ब्राजील का दक्षिण पूर्वी तट का समुद्री बंदरगाह है। सेंटोस एक हमने कौन सा देखा था? साओ पोलो। आओ पी लो, क्या पी लो? कॉफी। कॉफी के लिए फेमस था। इसे भी कॉफी निर्यात के बंदरगाह के रूप में स्थापित किया जा रहा है। किसको? सेंटोस। तो सेंटोस और साओ पोलो दोनों को याद रखोगे। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेथोल ही पोर्ट डायमंड कहलाता है। पोर्ट नेथोल का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र, तो पोर्ट नेथोल डायमंड हीरा, है ना, और कहां है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हीरे की खाने के लिए फेमस है, तो फ्री में हीरा मिल रहा है ना, नथुनी में हीरा लगाएंगे, मतलब नेथोल, पोर्ट नेथोल याद रखोगे। उत्पादक क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से महत्व है। ग्वादर पत्तन जो है, ग्वादर पोर्ट जो है अरब सागर के क्षेत्र पर पाकिस्तान का बंदरगाह है ना, और ये ग्वादर के ही जवाब में या ग्वादर पे ही ग्वादर के काउंटर करने के लिए बेहतर शब्द होगा, हमने जो है ईरान का चाबहार बंदरगाह हम चला रहे हैं। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस पत्तन के विकास पाकिस्तान ने चीन के साथ कर रहा है, तो चाइना की पहुंच उधर बढ़ गई। ये देख लो, मान लो ये है ग्वादर पोर्ट। कहां है ये? यहां पाकिस्तान में पड़ता है ग्वादर पोर्ट, और ईरान का यही हमने चाबहार ले रखा है। तो ये दो जो हैं ये हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ईरान का चाबहार और ग्वादर पोर्ट, तो ग्वादर वो उसके साथ मिला के कर रहा है, हम चाबहार क्या कहते हैं ईरान के साथ मिला के कर रहे हैं, ताकि हमारी भी स्थिति उस एरिया में मजबूत रहे। चीन इस पत्तन तक अपनी सुगम पहुंच बनाने के लिए रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। चाइना तो है ही बदमाश। टोक्यो जापान की राजधानी एवं होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है ना, होन्शु द्वीप पर है। कौन सा? टोक्यो। तो टोक्यो जापान की राजधानी, जापान लिया, हम कह रहे हैं जापान लिया, तो बोले टोक दिया, पान लेने आऊंगा मैं, है ना, गलत चीज मंगा रहा। तो टोक्यो
जो है वो होन्शु। 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। मैंने आपको बताया हैकड़ है सबसे आगे खड़ा है, मतलब सबसे ऊपर है होक्काइडो, फिर होन्शु, उसने दूसरा अपना हा वाला भैया बुला लिया होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। क्यूशु कह रहा है मैं सबसे लास्ट में क्यों हूं, तो ऐसे 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। तो ये टोक्यो जो है जापान का जो राजधानी है और बंदरगाह भी है वो होन्शु पे है, दूसरे वाले द्वीप पे है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह है, हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर है। विश्व के अन्य प्रमुख बंदरगाह इगारका पूछा जाता है, कहां है, रूस में। मोंटेवीडियो पूछा जाता है, उरुग्वे। इनके देश पूछे जाते हैं, ठीक है, कहां कहां है। जकार्ता इंडोनेशिया आपको पता ही है। इंडोनेशिया भी 4 द्वीपों से, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक 4 द्वीपों से मिलकर बना है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी पर डेल्टा में अवस्थित मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सूती वस्त्र निर्यात के केंद्र में मिस्र का प्रमुख पत्तन है, कौन, अलेक्जेंड्रिया, है ना, कहां है, मिस्र का है। और किसके लिए है, सूती वस्त्र। जापान का याकोहामा पूछा जाता है, व्यस्ततम बंदरगाह है। 2020 में मौद्रिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो है चीन के पास है, वो तो मैं कह ही रहा हूं वहां से। सकल टन भार में भी सबसे ज्यादा चीनी होगा, चीन, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा भार। भाई पैसों की दृष्टि से व्यापार सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, बंदरगाहों से चीजें भेज रहा है। दूसरी बात, मौद्रिक बड़े की दृष्टि से भी चाइना के बड़े बंदरगाह हैं, और सब दृष्टि से जो चाइना है वो पोर्ट में तो कम से कम नंबर 1 है ही। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है, स्कोर देख लेते हैं। मानचित्रण सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं बताता चलता हूं। मानचित्र क्या है, किसी भी भौगोलिक स्थिति का मानकर बनाया हुआ चित्र क्या है, मानचित्र कहलाता है। मानचित्र 3 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। भौतिक क्या होते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, है ना, जो लाल पीले वाले होते हैं, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक क्या है, जो देश की सीमा रेखा दिखाते हैं, राज्यों, देश, नगरों, शहरों, है ना, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों, उनकी सीमाओं को दिखाने वाले वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक क्या है, ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सड़कों वाला कोई नक्शा जिसमें खाली सड़क ही सड़क हो, है ना। दूसरा कोई वर्षा वाला जो मानचित्र होता है वो थीम बेस होते हैं, मतलब वर्षा मानचित्र, मिट्टी मानचित्र, ये क्या है, थीम बेस है। तो थीमेटिक मानचित्र हो गए। पॉलिटिकल मतलब जिसमें देश और उनकी सीमा रेखा इत्यादि इत्यादि दिखाई गई हो। और तीसरा भौतिक मतलब जो पर्वत, पठार, जिनमें भौतिक फीचर्स दिखाए गए हों वो। ठीक है, तो ये मानचित्र होते हैं। जैसे ये कैसा है, ये थीमेटिक, ये क्या है, ये थीमेटिक मानचित्र है, किसी एक चीज को लेकर दर्शाया गया। ये सड़क वाला है, ये भी थीमेटिक मानचित्र है। ये क्या है, ये पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, क्योंकि इसमें देश दिख रहे हैं। चलिए, अब मानचित्र पे बहुत सारी रेखाएं भी पाई जाती हैं, इनसे आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, तो इनको देख लेते हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाली रेखाओं को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, समोच्च रेखाएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां जैसे तुमने एरिया देखा होगा कि इस एरिया की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर है, तो वो एक कलर से होता है। तो यार रेखाएं बनी हुई होती है, तो समोच्च रेखाएं उनको बोलते हैं। समोच्च रेखाएं, जैसे इस टाइप के समोच्च वाले मैप होते हैं, इस टाइप के मैप होते हैं समोच्च रेखाओं वाले। ठीक है, ये है ना, कि भाई इस एरिया की ऊंचाई, जैसे पहाड़ का मैप है तो 2600 है, फिर कम है 2500 है, फिर 2400 है, फिर 2300 है। ये होते हैं आपके समोच्च रेखाओं वाले मैप। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उच्चावच मतलब कहां ऊंचा कहां नीचा है। ठीक है, मानचित्र में आइसोगेनिक रेखाएं भी होती हैं, जिनको समदिग्पाती रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय झुकाव के हिसाब से ये बनाई जाती हैं, आइसोगेनिक या समदिक्पाती रेखाएं। चलिए, मानचित्र के जल में अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। भाई बात है, मतलब बात कहां करते हैं, जल में, तो जल वाली जो रेखाएं हैं, है ना। भाई मान लो मैरियाना ट्रंच है, वो आपको दिखानी है तो कैसे दिखाओगे, वहां कुछ रेखाएं बनाओगे ना कि ये ज्यादा गहरा है, कम गहरा है, इस तरीके से। हालांकि कलर से उनको ज्यादा दिखाया जाता है आजकल, कि डार्क कलर कर देते हैं आपके सामान्य मानचित्र में जिस तरीके से होता है। मानचित्र में समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समान वर्षा वाली समवर्षा, समान हिम वाली आइसोनोफिक कहलाते हैं। समान लवणीय वाली आइसोहेलाइन कहलाते हैं। जहां भी हेलो शब्द आ जाए, है ना, वो नमक से संबंधित होता है, आइसोहेलाइन। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली खोजकर्ता थे, वे समुद्री मार्ग वाला चक्कर लगाने वाले पहले नागरिक थे। आइसोहेलाइन उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है जहां प्रति आइसोहेल, अब देखो
आइसोहेलाइन अलग है, जहां नमक की बात हो रही है, हेलाइन, और हेल की बात हो गई मतलब सन। तो यहां सूर्य की अवधि समान हो, सममेघ रेखाएं, जहां बादल जो है समान हो। अब जैसे ये क्या है, ये देखो ये बादल वाली वर्षा वाली रेखाएं हैं, तो इस तरीके से ये रेखाएं बन जाती हैं, ठीक है। ये ग्लेशियर्स वाली रेखाएं हैं, तो ये मानचित्र पर विभिन्न रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। फटाफट से 5 मिनट में चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि आपने जो आज पढ़ा वो आपके ध्यान में चीजें आ जाएं, ठीक है। हमने देखा खनिज, कोयला क्या होता है, कोयला बेसिकली जीवाश्म चट्टान में मिलेगा, या कौन सी चट्टान में कोयला मिलेगा, तो दूसरी वाली आग्नेय अवसादी चट्टान में मिलता है, ठीक है, कोयला मिलता है। कोयला बेसिकली 4 श्रेणियां हैं कोयले की, कौन कौन सी, एंथ्रेसाइट मतलब सबसे बढ़िया, और पीट मतलब सबसे खराब, उसके सिवा बीच में 2 हैं, लिग्नाइट और बिटुमिनस, इनको भी याद रखोगे, है ना। और ये एंथ्रेसाइट को पत्थर का कोयला भी कहते हैं। फिर हमने देखे विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र, चाइना वाले नाम तो आपको याद रहेंगे, यूक्रेन का याद रखना, डोनेट्स, तो आजकल सब डोनेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन रॉकीज क्षेत्र जो है, कजाकिस्तान का करागांडा याद रखना, जर्मनी का रूर प्रदेश जो है महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया के आपको याद ही रहेंगे, जो जितने भी शायर वाले हैं, यार्कशायर, लंकाशायर, ये सब जो है किसके हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके के हैं। फ्रांस का लॉरेन याद रखना, बहुत पूछा गया है। फिर खनिज क्षेत्र, लोहा हमने देखा, लोहा जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी के गर्भ में या कोर में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है ना। ये 2 फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखने चाहिए। फिर प्रमुख लौह क्षेत्र हमने देख लिए कौन कौन से थे, चाइना, ब्राजील में माउंट इटावरा, मैंने आपको बताया, ईट जैसे बड़े बड़े लोहे के टुकड़े मिल रहे हैं, है ना। फिर सिडनी क्षेत्र याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया में लोहे का है। यूक्रेन का किब्रोय याद रखोगे, रशिया का याद रखोगे, कजाकिस्तान, ये सब, है ना। चलिए, फिर हमने देखा तांबे के क्षेत्र, तो चिली का चुइक कमाटा जो है, चिली, पेरू, यूएसए का, है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर सोने के क्षेत्र, कालगुर्गी मैंने आपको 2 बताया, ये कहां पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में ही सर्वाधिक सोने के भंडार भी हैं, ये भी बात याद रखोगे, ठीक है। चलिए, फिर पेट्रोलियम देखा, तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन युक्त जो है वो है, और पेट्रोलियम के विभिन्न स्थान हैं। रोमानिया जो है पहला देश है जहां पहली बार तेल का कुआं खोदा गया था 1857 में, ठीक है। और मध्य पूर्व वाला जो भाग है, मध्य पूर्व में ईरान, इराक, ये सब देश आते हैं, लीबिया, लेबनान, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, लेबनान माफ कीजिए, लीबिया नहीं, तो ये सब देश आते हैं। इनमें क्या है, ये जो है इसके किसके, पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं ये क्षेत्र, ठीक है। फिर यूरेनियम देखा, यूरेनियम के 2-3 फैक्ट, पिच ब्लेंडम जो है यूरेनियम का अयस्क है, महत्वपूर्ण अयस्क है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई पूछे तो कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखे नगर और उद्योग, डेट्राइट को याद रखोगे, डेट्राइट है ना, राइड करके आऊंगा, किस पे, ऑटोमोबाइल्स पे याद रखोगे। शिकागो किसका है, शिकागो आपका मास का है। लॉस एंजल्स जो है वो किसके लिए है, वो फिल्म के लिए है। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए है, तेल शोधन के लिए है। पेरिस जो है परिवहन इत्यादि के लिए है। एम्स्टर्डम जो है जलपोत निर्माण के लिए है। मास्को जो है धातु, रसायन, इन सब के लिए है। चेलियाब्लिंक्स बहुत पूछा गया है, धातु शोधन के लिए फेमस है। मैग्ना स्टोर्क्स पूछोगे तो ये जो है लोहा और इस्पात के लिए, रशिया का है। अनशन टंटन ये भी लोहे के लिए है। शंघाई मैंने आपको बताया सगाई होगी तो कपड़े पहनोगे, वस्त्र के लिए। फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए। मिलान जो है इटली के लिए, किसी से मिलने जाओगे तब भी रेशम के वस्त्र। वेनिस जो है कांच निर्माण के लिए है। साओ पोलो ब्राजील का है, कॉफी के लिए है। साओ पोलो और सेंटोस भी एक है। रियो डी जेनेरियो किसके लिए फेमस है, आपका वस्त्र और कॉफी। मराकाइबो लेक तेल शोधन के लिए फेमस है। शेफील्ड कटलरी, डूंडी जूट की जैसे डंडी होती है वैसे। हवाना सिगार, तो हवा नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। नगोया ऑटोमोबाइल नया लाऊंगा। अवादान तो ये भी तेल शोधन के लिए है। किब्रोय रॉय लोहा है, इसके लिए याद रखोगे, यूक्रेन का है। ब्यूनर्स आयर्स जलपोत निर्माण और कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लिए। बंदरगाह में चाइना सबसे ज्यादा है, मोटा मोटा यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वेनेजुएला, मराकाइबो लेक हमने देख ली थी, पूछी जा सकती है, ठीक है। पोर्ट डायमंड, पोर्ट नेलोथ हमने देख लिया, साउथ अफ्रीका का था, ये पूछा जा सकता है। ग्वादर पोर्ट किसका है, चाइना का है। और जो हमने चाबहार ले रखा है वो ईरान का है ना, ये हमने देख लिया। फिर हमने देख लिए कुछ महत्वपूर्ण, इगार का रशिया का, मोंटेवीडियो उरुग्वे का बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का है। जापान का योकोहोमो है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। फिर हमने मानचित्र देख लिया, 3 टाइप के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। भौतिक मतलब जिसपे पर्वत, पहाड़, नदी, घाटी ये सब दिख रहे हो। थीमेटिक मतलब जो किसी थीम बेस हो, वर्षा का हो सकता है, सूर्य तप का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है ना। चलिए, फिर हमने नगर मतलब सड़क बड़ा कुछ भी दिखाई जा सकती है। राजनीतिक देखा, जिनमें देशों की स्थिति दिखाते हैं। फिर हमने कुछ और रेखाएं देखी, समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई
ऊंचाई वाली रेखाएं। आइसोगेनिक रेखाएं तो ये कौन सी हैं, ये चुंबकीय झुकाव वाली। आइसोबाथ जहां जल की समान स्थिति हो। समदाब रेखाएं जो दाब के समान हो। समवर्षा जहां वर्षा वाला हो। आइसोनिफिक जो है वो समलवणीयता वाली है। फिर आइसोहेलाइन जो है वो समलवणीयता वाली है, माफ कीजिए। आइसोनिक जो है वो हिमरेखा वाली है। फिर आइसोहेल हमने देखा, ये क्या है, ये आपकी जहां सूर्य प्रकाश जो है तमाम हो। हेल और हेलाइन याद रखोगे, हेलाइन लवणता और हेल सूर्य वाला। और फिर हमने देखा सममेघ रेखाएं जहां सबसे ज्यादा मेघ हो। तो इस प्रकार आपका विश्व का भूगोल भी आज समाप्त होता है। ठीक है, तो कक्षाएं आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द ही मैं प्रयास करूंगा इन वीडियोस का आपको कंपाइलेशन वीडियो मिल जाए। समय अब परीक्षा बहुत निकट है, अगर दिसंबर में भी होती है तब भी, है ना, 2 महीने आपके पास है। रिवाइज कर करके एकदम किताब फाड़ दो, इस टाइप का रिवाइज कर लो, है ना। रिवीजन ही आपको चीजें याद रखने में मदद करेगा, क्योंकि पेपर में रटा हुआ काम में नहीं आएगा। रिवाइज आपने जितनी बार बार चीजें देखी होंगी, सवाल की शकल देखे, वो चीजें अपने आप ध्यान में आ जाती हैं। तो इस तरीके से रिवीजन करो, अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलो। मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग थे वो बैच, क्योंकि मेंटरशिप वाला समाप्त हो चुका है, वो दोबारा से शुरू कर लो, है ना। पहला रिवीजन दूसरा रिवीजन दोबारा शुरू कर लो। 2 रिवीजन अब भी हो जाएंगे, क्योंकि 2 रिवीजन 60 दिन में है। तो पहला दूसरा रिवीजन दोबारा कर लो, वही शेड्यूल फॉलो कर लो, है ना। तो इस तरीके से भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली, सहेलियों के साथ भी जरूर साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।